हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए हम सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। और ये सैम्पल पेपर HBSC यानी कि हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने इशू किया है 2026 के फाइनल एग्जाम्स के लिए। इस सैम्पल पेपर के 3 सेक्शंस में ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ। आज के वीडियो में हमारा टारगेट रहने वाला है सेक्शन डी, जिसमें 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना क्वेश्चन नंबर 32 से। अब यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा बस, ज़्यादा नहीं। क्या गड़बड़ है कि यहाँ हिंदी मीडियम में तो इन्होंने कुछ और स्टेटमेंट दे रखी है कि सिद्ध कीजिए कि ये रिजल्ट इसके इक्वल है, और ये इंग्लिश मीडियम में कुछ और स्टेटमेंट दे रखी है। देखो cos 7 + cos 5 है, लेकिन यहाँ पर sin 5 और ये है। ठीक है, तो मैं दोनों समझा देती हूँ आपको, तो है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सेकंड पार्ट दोनों में सेम है, एक 3 नंबर का, एक 2 नंबर का है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए जो दोनों के दोनों ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, मैं दोनों सॉल्व करवा रही हूँ। तो हम पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इस वाले की। ठीक है, ये कहता है कि प्रूव करो कि cos 7x + cos 5x डिवाइडेड बाई sin 7x - sin 5x ये कॉट के इक्वल हमें दिखाना है। ठीक है, तो इसको करते हैं cos c + cos d की आइडेंटिटी 2 cos c + d/2 और cos c - d/2। क्लियर है? और नीचे आइडेंटिटी लग जाएगी sin c - sin d की, जो कि हमारी होगी 2 sin c + d/2। माइनस है ना, माइनस है तो कॉस आगे आएगा, और sin c - d/2। दोनों आइडेंटिटीज मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। cos c + cos d इज इक्वल टू 2 cos c + d/2। दोनों में cos आ जाता है जब प्लस का साइन होता है। और sin c - sin d में अगर प्लस है तो आगे साइन आता है, माइनस है तो आगे cos आता है। 2 cos c + d/2 sin c - d/2, ये आइडेंटिटी हमने यहाँ लगा दी। अब जरा ध्यान देना, इसको अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये बनेगा 7 और 5 12, उसको 2 से डिवाइड करोगे 6, नीचे भी 6। यहाँ 7 में से 5 गए 2x, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो केवल x, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, जिसे हम यहीं पर कैंसिल कर देते हैं। तो ये बन गया cos 6x cos x डिवाइडेड बाय cos 6x sin x, दोनों कैंसिल हो गए। cos बाय साइन हो गया cot x, जो कि हमारा राइट हैंड साइड आ गया। इन्होंने शायद बाय मिस्टेक प्रिंट कर दिया है, लेकिन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने इसको करा दिया है। अब हम ये वाला करेंगे कि प्रूव दैट sin 5x - 2 sin 3x + sin x बाय दिस वन इज इक्वल टू टेंजेंट x। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब एक बात मैं पहले ही बता दूं कि ये 3 टर्म्स हैं, इनको थोड़ा ऐसे अरेंज करो कि कोई एक और टर्म इसी में से आ जाए। देखो, अगर इन दोनों को लेते हैं तो ये 2 बीच में अड़ेगा, इसे ब्रेक करना पड़ेगा। अगर इन दोनों को लेते हैं तो 5 और 1 6 आएगा, और 6 का जो हाफ है वो 3 होता है। तो इन दोनों को मैं आगे ले लूंगी और इसको मैं पीछे ले लूंगी। ये अरेंजमेंट आपको आना चाहिए। तो मैं पहले ही एडजस्ट कर देती हूँ, यहाँ लिख लेती हूँ लेफ्ट हैंड साइड sin 5x + sin x - 2 sin 3x हो गया, डिवाइडेड बाय cos 5x - cos x। अब जो आइडेंटिटीज ऊपर लगी थी, बिल्कुल इनकी उल्टी आइडेंटिटीज हमारे पास यहाँ लगने वाली हैं। इन दोनों पे लगाओ sin 5x + sin x, sin c + sin d, तो sin आगे आ जाएगा 2 sin 5x + x/2 cos 5x - x/2, और ये टर्म एज इट इज 2 sin 3x। क्लियर है? डिवाइडेड बाय में cos c - cos d की जो आइडेंटिटी हमारी होती है, उसमें दोनों टर्म्स साइन की आती हैं। ठीक है, दोनों टर्म्स हमारी साइन की आती हैं कि 2 sin c + d/2। अब इसमें यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पीछे अगर आप c - d ले रहे हो तो यहाँ फॉर्मूले में माइनस आ जाता है।
साइन सी माइनस डी। अरे आइडेंटिटी ही लिख दी मैंने, इसकी जगह पर यहाँ आ जाएगा 5x प्लस एक्स बाई टू, और बच्चे यहाँ आ जाएगा 5x माइनस एक्स बाई टू। फॉर्मूला अब लिख देती हूँ मैं। पहले मैं ये वाला फॉर्मूला लिखती हूँ, साइन सी प्लस साइन डी वाला। देखो साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू, एंड कोस सी माइनस कोस डी होता है -2 साइन सी प्लस डी बाई टू, और बच्चे साइन सी माइनस डी बाई टू। अब ये कैलकुलेशन हम डायरेक्ट करेंगे कैसे, सुनो जो 2-3 बातें। 5x प्लस एक्स 6x है, हाफ करोगे 3x आएगा, 5 में से 1 गया 4, हाफ करोगे 2x आएगा। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो तीनों में से 2 कट जाएगा, तीनों में से 2 ऑटोमेटिक कट जाएगा। नहीं अभी काटना तो इसको यूं लिख लो, 2 साइन 3x कोस 2x माइनस 2 साइन 3x डिवाइडेड बाय -2 साइन 3x साइन 5 में से 1 गया 4, 2x। अब ध्यान दो, 2 साइन 3x यहाँ भी है, 2 साइन 3x यहाँ भी है, 2 साइन 3x यहाँ भी है, तीनों में से कॉमन ले लो बाहर, आधा काम खत्म। 2 साइन 3x बाहर, यहाँ बच गया कोस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय -2 साइन 3x साइन 2x, ये दोनों कैंसिल, और ये जो माइनस का साइन है इसे मैं यहाँ एडजस्ट करने जा रही हूँ, जिससे मेरा 1 आगे आ जाएगा और कोस 2x पीछे चला जाएगा। तो बेटा ये हो गया 1 माइनस कोस 2x बाय साइन 2x। आंसर में देखो तो टेंजेंट x आ रहा है और हमारे पास 2x है, यानी हाफ एंगल में बदलना पड़ेगा फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं, 1 माइनस कोस 2x होता है 2 साइन स्क्वेयर एक्स, आइडेंटिटी जरूर मेंशन करना क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, और साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये आइडेंटिटीज आप मेंशन कर दीजिए। ऊपर आ गया न्यूमरेटर में 2 साइन स्क्वेयर एक्स, यहाँ आ जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स। देखो 2 से 2 कैंसिल, 1 साइन से 1 साइन कैंसिल, ये हो गया साइन एक्स बाय कॉस एक्स, और साइन बाय कॉस होता है टेंजेंट एक्स, और ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। ये है असली 3 नंबर का क्वेश्चन। बस मिस प्रिंट था, लेकिन मैंने सोचा कि दोनों पार्ट्स आपको करा देती हूँ। अब सेकंड पे आ जाओ, ये 2 नंबर का है। प्रूव करें कि दिस 1 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर भी मैं फिर से लेफ्ट हैंड साइड लूंगी, कॉटेंजेंट स्क्वेयर पाई बाय 6 प्लस कोसिकेंट 5 पाई बाय 6 प्लस 3 टेंजेंट स्क्वेयर पाई बाय 6। दो तो एक्यूट एंगल हैं तो डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। कोट पाई बाय 6 का मतलब भाई पाई बाय 6 कितना होता है, हाँ 30 होता है, तो कोट 30। अब कोट 30 याद नहीं है, मान लो ये कोट 30 याद नहीं है तो टेंजेंट 30 तो याद है। टेंजेंट 30 1/√3 है, तो ये √3 आ जाएगा, तो कोटेंजेंट 30 तो हो गया √3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कोटेंजेंट पाई बाय 6 का होल स्क्वेयर। ये चीज़ तो अपनी 10th क्लास में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा √3 का होल स्क्वेयर प्लस, अब ये जो एंगल है ना ये 90 से बड़ा है, ठीक है। तो इसको हमें प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे कि कोसिकेंट पाई माइनस पाई बाय 6 लिख दूँ मैं इसकी जगह। क्यों भाई देख लो, 6 कम 6, 6 में से 1 गया 5, एलसीएम लोगे तो 5 पाई बाय 6 ही तो आएगा, तो इसको मॉडिफाई करके ये लिख दिया। अब टेंजेंट पाई बाय 6 का मतलब टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 होता है 1/√3, तो ये हो गया 1/√3 का होल स्क्वेयर। अब देखिए भाई √3 से ये कैंसिल हो गया, 3 आ गया। यहाँ आइडेंटिटी होती है हमारी कि कोसिकेंट पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। क्यों, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, तो बच्चे ये बन जाएगा कोसिकेंट पाई बाय 6 प्लस 3 इंटू 1/3, क्योंकि स्क्वेयर कैंसिल, ये कट गया 3 कोसिकेंट पाई बाय 6 यानी कोसिकेंट 30
साइन 30 1/2 होता है तो कोसिकेंट 30 2 जमा 1 ये 6 और आंसर हमें ऑलरेडी दे रखा था तो हम थोड़ा अपना आइडिया भी उस चीज से ले सकते हैं। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। देखो जरा, इसमें इंटरनल चॉइस दे रखी है, 2 में मिलेगी इंटरनल चॉइस आपको। क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन दिस लाइन। देखो इसका थोड़ा सा एक नकली सा एक डायग्राम बना लेते हैं कि ये हमारी लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें दी गई है 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। लिख भी लो, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और हमें एक पॉइंट दिया गया है ये 1 कोमा माइनस 1 कोमा 3। मान लीजिए इसका नाम है P और इसके कोऑर्डिनेट्स है माइनस 1 कोमा 3 एंड द पॉइंट इज P। ABCD जो आपका मन करे वो नाम दो और इस पॉइंट P से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाला गया है। मान लीजिए वो परपेंडिकुलर है PM, तो आपको M बताना है कि M के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। ये लाइन की इक्वेशन को मैं यहाँ से हटाकर थोड़ा सा साइड में लिख देती हूँ। 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब आपको ये बताना है भैया कि ये जो m है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। हमने मान लिया कि m के कोऑर्डिनेट्स x y हैं, ठीक है। तो लेट m x कोमा y, लेट m इज द पॉइंट, बल्कि लिख दो कि लेट एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m, ऐसे लिखो। लेट x कोमा y बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ point M that is foot of perpendicular from P, foot of perpendicular from P। अब इसको कैसे निकालोगे, क्या दिमाग लगाओगे? देखो जरा, ये लाइन है, इस लाइन पर ये लाइन परपेंडिकुलर है। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनके जो स्लोप की प्रोडक्ट है वो -1 होती है। एक तो तरीका ये है। देखो एक बात और ध्यान से समझना कि हमें एक्स वाई दो वैल्यूज निकालनी है। दो वैल्यूज अगर हमें निकालनी है तो हमें दो इक्वेशंस यहाँ पर चाहिए और एक्स वाई की जगह आप x1 y1 भी ले सकते हो अगर आपका मन करे तो दो इक्वेशंस आपको चाहिए। तो वो दो इक्वेशंस आप कैसे बनाओगे, इसके लिए अब आप एक आइडिया ले सकते हो। देखो दो बातें, एक तो मैंने अभी आपको बताया स्लोप m1 m2 की प्रोडक्ट -1 होती है। अब इसका स्लोप तो निकला पड़ा है इक्वेशन से, इसका स्लोप आप निकालो 2 पॉइंट फॉर्म से और दोनों को इक्वल, दोनों को इस रिजल्ट को अप्लाई करके आप एक इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। दूसरी कैसे निकलेगी कि ये जो एक्स वाई पॉइंट है ये इस लाइन पे भी तो लाई कर रहा है और इस लाइन की इक्वेशन ये है, तो दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस लाइन। एक इक्वेशन यही आ जाएगी। भाई आप इस पॉइंट को अगर x1 y1 ले लो तो 3x1 माइनस 4y1 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, और या फिर PM की इक्वेशन निकाल लो, आप ऐसा कर लो, ठीक है। तो सुनो मेरी बात, अब हम कैसे चलते हैं कि हम ये ले ली इक्वेशन नंबर 1। पहले तो इसका स्लोप निकाल लो आप। स्लोप ऑफ इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे दो m। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं हम। स्लोप क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो -3 बाय -4 यानी कि 3/4 स्लोप आ गया फर्स्ट लाइन का। और PM जो है वो परपेंडिकुलर है फर्स्ट लाइन पर, तो जो स्लोप ऑफ PM है m1 वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको मेंशन ही कर दो, बल्कि -1/m आ जाएगा। अब निकाल दो इक्वेशन ऑफ PM। ध्यान देना, PM एक लाइन है जिस पर एक पॉइंट हमें पता है P -1 3 और जिसका स्लोप है -4/3। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप PM की इक्वेशन निकाल दीजिए।
कि y माइनस y1 स्लोप इंटू x माइनस x1, ये पॉइंट है -1 3, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू -4/3 इंटू में x प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, 3y माइनस 9 इज इक्वल टू -4x माइनस 4, लेफ्ट में ले आओ, 4x प्लस 3y माइनस 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और ये हमारी बच्चे 9 में से 4 गया 5, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी PM। ठीक है, अब ध्यान दो, ये जो M पॉइंट है ये PM और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो अगर दोनों लाइंस की इक्वेशन को सॉल्व कर दूं तो मुझे एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये पहली लाइन है, इसको इसके नीचे लिख लो, एंड 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशन सॉल्व करना तो भैया कोई बड़ी बात नहीं है, क्लास 10 आप किसी भी मेथड से कर चुके हो। क्लास 10th में तो आप क्या करो कि इक्वेशन नंबर 2 को तो मल्टीप्लाई कर दो 4 से, और इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से। इसको करो 4 से, 4 4 जा 16, 4 3 12, 4 5 20। इसको करो 3 से, 9x घटा 12y घटा 48 बराबर है 0। ऐड कर दो, कैंसिल, 16 और 9 25x घटा 68। थोड़ा अजीब सा वो आ रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब आंसर तो भैया जो भी आएगा वो आएगा ना। तो 68 आ रहा है, तो इज इक्वल टू 0, तो 25x इज इक्वल टू 68, और x की वैल्यू आ गई 68/25। अब आप एक काम कर सकते हो y निकालने के लिए, एक नहीं दो काम क्या कर सकते हो कि x की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर दो, या उन दोनों इक्वेशंस को फिर से एलिमिनेशन लगा के उल्टा करके, अब सेकंड को थर्ड से और फर्स्ट को फोर्थ से करोगे तो भी, तो हम पुट ही कर देते हैं, इसको पुट कर देते हैं सेकंड में। पुट x इज इक्वल टू 68/25 इन इक्वेशन नंबर 2। ये हो जाएगा 4 इंटू 68/25 प्लस 3y इज इक्वल टू 5। 68 को 4 से करोगे तो ये 272/25 आएगा, जिसे मैं उधर ले जा रही हूँ, 4 8 32, 4 6 24 और 3 27/25। अब एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 125 घटा 272/25। 3 को भी नीचे ले आओ, या तो 12 में से 5 गए 7, 4 1 माइनस में बटे 25, और इस 3 को भी यहाँ से उठाकर यहाँ ले आओ, तो 3 चौके 12, 3 दूनी 27, तो y आ गया -49/25। जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर था वो x, y था बच्चे, वो आ गया 68/25, -49/25। थोड़ा अलग है, लेकिन आपको इसका लॉजिक समझना है कि कैसे हम इस पॉइंट को, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को यहाँ पर निकालेंगे। तो ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। आप स्लोप से भी कर सकते थे, देखो स्लोप से कैसे कर सकते थे, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1/x2 माइनस x1, और वो स्लोप इसके स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, इसका स्लोप 3/4 है, ये इक्वल टू हो जाएगा -4/3 के। फिर हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन निकालेंगे, और दूसरी इक्वेशन यही बनेगी 3x जो हमें दे रखी है, और फिर दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई निकालेंगे। तो बात वही पढ़नी थी, दिखने में आपको थोड़ा लंबा लग रहा होगा पर इतना मुश्किल है नहीं। अब ये ना आए तो इसमें एक इंटरनल चॉइस दे रखी है, क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 3 2 विच मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद दिस लाइन। अब इस लाइन से एंगल बनाने का उसके साथ क्या लिंक है ये भी देखेंगे। अब इसको भी हम थोड़ा ध्यान से करेंगे, और लिख देते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, कि एक ऐसी लाइन की हमने इक्वेशन निकालनी है जो 3,2 से पास कर रही है, यानी हमें पॉइंट तो दे रखा है, पॉइंट दे रखा है तो हमें क्या चाहिए, स्लोप, क्योंकि हमारी फॉर्म होती है एक पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप नहीं पता हमें, लेकिन
अब यह ध्यान देना कि हमारी लाइन इस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो थोड़ा ध्यान दें कि एक लाइन तो हमें गिवन है, ये ले लें 33 की गिवन लाइन हमें जो दे रखी है वो है x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। इस लाइन का स्लोप हमने ले लिया, स्लोप ऑफ लाइन नंबर 1 इज m1, तो वो क्या आएगा अभी बताया था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, यानी 1/2 आ गया। इस लाइन का स्लोप आ गया 1/2। लेट m बी द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड का मतलब है कि भैया जिस लाइन की इक्वेशन हमने निकालनी, लेट एम बी द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, की जो लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है उसका स्लोप एम है। सिचुएशन को थोड़ा पिक्चराइज करने की कोशिश करेंगे कि ये एक लाइन है जिसका स्लोप एम है, ये दूसरी लाइन है 1 जो हमें दे रखी है। समझ में आ रही बात, ये लाइन हमें दे रखी है तो ये है, ये वो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमने निकालनी है, और हमारे वाली लाइन जो हमने निकालनी है वो इस फर्स्ट लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। बात को समझना, वो इस फर्स्ट लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। अब हमें इसका स्लोप पता है 1/2 है, इसका स्लोप पता है m है, और दोनों के बीच का एंगल पता है, तो हम टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला दोनों के बीच लगा सकते हैं। भाई ये m1 हो गया, ये m2 की जगह m हो गया, और थीटा की जगह 45, ये भी पता है ये भी पता है, तो m की वैल्यू आ जाएगी। जब हमें अपनी इस लाइन का स्लोप पता लग जाएगा तो ये लाइन 3,2 पॉइंट से पास कर रही है, तो हम इसकी इक्वेशन फाइंड कर देंगे। इज इट ओके? चलूँ मैं आगे, तो समझ में आ गई ना बात? एक बार फिर सुन लेना इसको रिवर्स करके अगर समझ में ना आई हो तो। हमें एक लाइन गिवन थी जिसका स्लोप आ गया 1/2, एक लाइन की इक्वेशन हमने निकालनी है जिसका स्लोप हमने m मान लिया। अब हमारी इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो एंगल है वो 45 डिग्री है, ठीक है, एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री इज द एंगल बिटवीन लाइन नंबर 1 एंड रिक्वायर्ड लाइन। तो वी नो कि टेंजेंट थीटा क्या होता है, m1 माइनस m2, क्योंकि हमें जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसका केवल पॉइंट पॉइंट पता है। अब सब चीजें हमारे पास हैं, ये थीटा है हमारे पास, तो इसकी जगह लगा दो टेंजेंट 45, m1 की जगह 1/2, m2 की जगह m/1 प्लस 1/2 m। टेंजेंट 45 1 होता है, तो ये आर पार गुणा हो जाएगा। पहले यहाँ एलसीएम ले लो, 1 माइनस 2m/2 प्लस m आ गया, 2 कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम ले लिया। ठीक है, समझ में आ गई बात मैंने क्या किया है, मैं इस 2 को यहाँ ले गई और इस 2 को यहाँ ले गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर एक बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब हम ये मॉडुलस हटाएंगे तो हम प्लस माइनस 1 यूज करेंगे, तो 1 माइनस 2m/2 प्लस m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इससे m की 2 वैल्यूज आएंगी, 1 माइनस 2m/2 प्लस m या तो 1 है या फिर 1 माइनस 2m/2 प्लस m माइनस 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस 2m इज इक्वल टू 2 प्लस m, या 1 माइनस 2m इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस m। डायरेक्ट कर दिया मैंने, राइट साइड में -1 था, इन दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व कर लो भाई। अब 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 3m, तो m की वैल्यू आ गई -1/3। एक स्लोप आ गया, या 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2m माइनस m, या फिर m की वैल्यू आ गई 3। अब जो लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी थी, वैसी एक नहीं 2 लाइन हमें यहाँ मिल रही हैं जिनके स्लोप ये अलग अलग हैं, और जिस पॉइंट से हमारी लाइन पास कर रही है वो 3,2 है, एंड लाइन passes through point A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 2। तो इक्वेशंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, ठीक है, पहली लाइन की इक्वेशन आएगी y माइनस y1 स्लोप -1/3 और x माइनस x1। क्लियर है?
दूसरी आएगी y माइनस y1, स्लोप 3 है, इंटू में x माइनस 3 है। ठीक है, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। अब देखो सॉल्व कर दो भैया, इस 3 को यहाँ से डायरेक्ट उठाओ और लेफ्ट साइड में ले जाओ। ये हो गया 3y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस एक्स जमा 3, एक्स को लेफ्ट में ले आओ, x प्लस 3y माइनस 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। मन करे तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 कर देना। अब इसको सॉल्व कर लो, y माइनस 2, 3x माइनस 9 सबको राइट में ले जाओ, 3x माइनस वाई माइनस 7 या फिर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। तो ये ऐसी हमारी दो लाइंस आ जाती हैं जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन थी। मैं होप करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर, जिसमें भी हमें एक इंटरनल चॉइस दी गई है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव से हमारा ये क्वेश्चन बन रहा है। पहला क्या कहता है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x विद फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो फंक्शन ले लो cos x। हमें ये पता है कि वी नो कि f डैश x कह लो या तुम df बाई डी एक्स कह लो, वो फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या होता है, लिमिट ऑफ f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच और लिमिट एच टेंड्स टू 0 होता है। कर दो इसको, तो लेफ्ट साइड में तो आ जाएगा बच्चे एफ डैश एक्स और राइट साइड में आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब ध्यान देना भाई, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स क्या है, ये आपका एफ एक्स है। ठीक है, अब इसमें x की जगह जब x प्लस एच रखिएगा तो यहाँ भी x प्लस एच आएगा। गॉट इट? तो ये हो जाएगा cos ऑफ x प्लस एच, बहुत आसान है, माइनस cos x डिवाइडेड बाय एच। इस पूरी ब्रैकेट का सॉल्यूशन करने के बाद हम लिमिट पुट करेंगे, क्योंकि अगर हम पहले लिमिट पुट कर देंगे तो वो 0/0 की फॉर्म में आ जाएगी। क्लियर है? अब यहाँ पर फिर से वही आइडेंटिटी अपनी आपने लगा देनी है, cos c माइनस cos d वाली, जो अभी पीछे क्वेश्चन में आई है। तो लेफ्ट साइड में वही f डैश x, राइट साइड में लिमिट h टेंड्स टू 0, cos c माइनस cos b क्या होता है, माइनस 2 साइन c प्लस d, यानी दोनों एंगल्स के सम का आधा, और साइन c माइनस b यानी दोनों एंगल्स के डिफरेंस का आधा, और पूरा डिवाइडेड बाय h। क्लियर हो रहा है? आगे चलूं तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। इस -2 को आप बाहर भी रख सकते हो, अब तो लिमिट से, यार रहने दो, क्या पता हमें इसकी जरूरत पड़ जाए। यस यस यस, इसको यहीं रहने दो, थोड़ा ध्यान देना। -2 साइन, ध्यान देंगे भाई, ये हो जाएगा 2x प्लस एच बाई 2, तो ये हमारा x प्लस एच बाई 2 बन जाएगा। क्लियर है? अलग अलग कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा x प्लस एच बाई 2, और यहाँ x से x कट कर ये आ गया h बाई 2 एंड कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय h। अब ये देखो, ये 2 भी यहाँ यूज हो जाएगा। अब जो मैं यहाँ यूज करने जा रही हूँ, पहले तो उस रिजल्ट को याद कर लो कि लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h डिवाइडेड बाय h कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है? ये रिजल्ट याद है कि साइन के साथ जो भी एंगल है, अगर वही सेम टर्म नीचे है और उसकी लिमिट 0 पे जा रही है तो हमारा आंसर 1 आ जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ ध्यान दें कि यहाँ साइन के साथ देखो लिमिट रखनी है, साइन के साथ h बाई 2 है, लिमिट रखनी है 0, तो यहाँ तो लिमिट रख देंगे तो ये तो 0 हो गया, लेकिन 0 0 ये 0/0 बनेगा, तो इसकी बजाय यहाँ इसकी हम पेयरिंग करेंगे। ये जो 2 ऊपर है इसको इसके नीचे ले आएंगे डिनोमिनेटर में, पहला काम तो हम ये करेंगे, और फिर इनकी पेयरिंग पे अलग लिमिट लगाएंगे और इस पे अलग लिमिट लगाएंगे।
हम यहाँ लिमिट को सेपरेट कर देंगे, ध्यान देना भाई। माइनस को तो उठा के बाहर रख लो। लिमिट h टेंड्स टू 0, जो ये पहली टर्म है ना, इस पे लिमिट लगा रही हूँ अब मैं। कैसे? साइन x प्लस एच बाय 2, और फिर मैं अंदर ले जा रही हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय 2 बाय h बाय 2। ये समझ गए ना आप? ये जो दो ऊपर है ये इसके नहीं। अरे भाई 2 बाय h है तो मैं इसको 1 बाय h बाय 2 लिख सकती हूँ। इस 2 को यहाँ ले गई तो ऊपर 1 रह गया, उल्टा करेंगे तो ये 2 फिर ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो ये जो 2 था उसको तो यहाँ अरेंज कर दिया, ये जो माइनस था इसको बाहर ले गई, ये अंदर यहाँ अलग रह गया, इन इन पूरे का पेयर का लिमिट यहाँ अलग से आ गई। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ूं। अब लिमिट रख दो माइनस, अब यहाँ इसकी जगह 0 रख दो तो साइन एक्स प्लस 0, और इसकी लिमिट गुणा में 1 आ जाएगी। और लेफ्ट साइड में चल रहा था एफ डैश एक्स, जो कि माइनस साइन एक्स बन जाएगा। कोस एक्स का डेरिवेटिव वैसे भी माइनस साइन एक्स ही होता है। क्लियर है? जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से कैलकुलेट करना था। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसी में एक इंटरनल चॉइस आपको दे रखी है कि सपोज एफ एक्स हमारा ये पूरा फंक्शन है। फॉर वट वैल्यू ऑफ m एंड n डज बोथ लिमिट्स x टेंड्स टू 0 एफ एक्स एंड x टेंड्स टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट। कि भैया m और n की जगह पर क्या रख दे कि 0 वाली लिमिट भी एग्जिस्ट हो जाए और 1 वाली भी। देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो एफ एक्स लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। एफ एक्स क्या है कि एम एक्स स्क्वेयर प्लस एन अगर एक्स लेस देन 0 है, एन एक्स प्लस एम अगर एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच है, और एन एक्स क्यूब प्लस एम अगर एक्स ग्रेटर देन 1 है। अब ये कहता है कि दोनों पे लिमिट चेक मतलब एग्जिस्ट करनी चाहिए, चेक नहीं करनी, एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो यहाँ हम पहला केस ले लेते हैं कि केस 1 कि बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब 0 पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगी। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स बराबर होनी चाहिए। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो 0 पे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालो और इक्वल कर दो, कोई इक्वेशन हमें मिल जाएगी। लिमिट जो जो एग्जामिनर कहता है उसको करते चले जाओ। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है। अब 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा फंक्शन, तो ये बनता है हमारा ये एम एक्स स्क्वेयर प्लस एन। तो यहाँ पर आप फंक्शन लिख दीजिए एम एक्स स्क्वेयर प्लस एन। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। जिन बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आती है लिमिट करने में, तो मैंने अपने कई स्टूडेंट्स को भी बताया कि आप यहाँ पर डायरेक्ट 0 रख दो। अदरवाइज इसका तरीका क्या होता है कि हम यहाँ पर x को 0 माइनस एच पुट करते हैं, यानी कि माइनस एच पुट करते हैं कि जैसे जैसे x 0 पर जाएगा लेफ्ट साइड से तो h 0 पर जाएगा। यहाँ फर्क क्या है? x टेंड्स टू 0 माइनस h टेंड्स टू 0। पूरा चैप्टर मैंने ये करवा रखा है, मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से इसको देख भी सकते हो। अब तो सिर्फ हम सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो ये लिमिट क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी लिमिट m के ब्रैकेट में माइनस h का स्क्वेयर प्लस n और h टेंड्स टू 0। अब h की जगह 0 रख दो तो m इंटू 0 स्क्वेयर प्लस n, और ये n आ जाएगा। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी 0 पे वो n आ गई। और अब आप बच्चे 0 पर निकाल दो राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा। अब भाई 0 से बड़ा 0 से बड़ा तो ये होगा हमारा एन एक्स प्लस एम।
यहाँ रख दीजिए एन एक्स प्लस एम। डायरेक्ट अब मैं इसे एच में बदल रही हूँ, तो ये एन ब्रैकेट में 0 प्लस एच रख दिया और एच टेंड्स टू 0 हो गया, तो ये 0 प्लस एम यानी एम बन जाएगा। तीनों बातों को इकट्ठा कर लो, नंबर 1, नंबर 2 और भैया नंबर 3। नंबर 1 हमने पहले नहीं बनाया था, अब बनाया है कि 0 पर क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो 0 पर, अरे ये मैंने स्क्वायर बनाया था, तो 0 पर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। और अब 0 पे जो लेफ्ट लिमिट है वो n है और राइट लिमिट है जो वो m है, तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 n इज इक्वल टू m, यानी n और m का आंसर तो सेम आना है। ये हो गया पहला केस। अब सेकंड केस पे आ जाओ। सेकंड केस क्या कहता है कि 1 पे भी लिमिट एग्जिस्ट करनी है, तो केस नंबर सेकंड में भी वही चीज लिखेंगे, बिकॉज लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 1 एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ भी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो बराबर होगी। अब मैं दोनों को पैरेलल लेके चल रही हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, दोनों बराबर होंगी, है ना, थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा। 1 माइनस का मतलब 1 से छोटा फंक्शन, तो ये हो गया एन एक्स प्लस एम, और यहाँ लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस यानी 1 से बड़ा फंक्शन, ये हो गया एन एक्स क्यूब प्लस एम। अब यहाँ पर तो आप 1 माइनस एच रखोगे लेफ्ट साइड में, कि एन के ब्रैकेट में 1 माइनस एच प्लस एम और लिमिट एच टेंड्स टू 0 हो जाएगी, और यहाँ पर आप 1 प्लस एच रखोगे क्यूब प्लस एम और वही लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब एच की जगह जहाँ जहाँ एच है वहाँ वहाँ 0 लिमिट रख दो, एन ब्रैकेट में 1 माइनस 0 प्लस एम और एन ब्रैकेट में 1 प्लस 0 क्यूब प्लस एम, तो ये बन गया एन प्लस एम, है ना, ये बन गया एन प्लस एम और इज इक्वल टू एन प्लस एम। अब ये तो फिर से बराबर हो गया, एन एम के बराबर है और एन जो है वो एम के बराबर ऑलरेडी है, तो सब जगह एन एन या एम एम रख दो। ये आ गया 2n इज इक्वल टू 2n। अब यहाँ आपको वैल्यू तो नहीं आई भैया, एन और एम की वैल्यू तो नहीं आई। हम सोच रहे थे कोई वैल्यू मिल जाएगी, हमारे पास वैल्यू नहीं आई, लेकिन एक कंडीशन आ गई कि 2n इज इक्वल टू 2n, और ये हमेशा ट्रू होगा, विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, फॉर ऑल नंबर्स m एंड n आ जाएगा। अब यहाँ एक बात का आपको थोड़ा सा ना ध्यान देना पड़ेगा कि जब ये हिंदी में यहाँ पूछा जा रहा है, तो यहाँ लिख रहा है कि किन पूर्णांकों m और n के लिए, और यहाँ इसने लिख दिया फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m एंड n। अगर इसको देखें तो मेरा आंसर यहाँ होगा फॉर ऑल रियल नंबर m एंड n। लेकिन अगर मैं यहाँ पूर्णांकों की भाषा की बात करती हूँ तो फिर मेरा यहाँ आंसर आ जाएगा फॉर ऑल इंटीजर्स m एंड n। इस पेपर में बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, जब आप सेक्शन ई का देखेंगे तो वहाँ भी आपको बहुत मिस्टेक्स मिलने वाली हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं अभी इंटीजर्स ही लिख देती हूँ, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली इंटीजर्स नहीं पूछा गया है, क्योंकि इंग्लिश में तो है नहीं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m एंड n, भाई ये क्या कह रहा है कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, हमारे हर उत्तर में n और m बराबर आने चाहिए। अब यहाँ ये कंडीशन ऐसी दे दी कि जो हर एक के लिए ट्रू है, वो हर एक क्या है, इंटीजर है या रियल है, वो आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। मैंने इस इंटीजर को माइंड में रख के यहाँ लिख दिया है फॉर ऑल इंटीजर्स m एंड n। तो इसका मतलब हमारे पास m और n की जगह कोई भी वैल्यू क्यों ना हो, ये दोनों लिमिट्स ऑलवेज एग्जिस्ट करेंगी। सो दिस for what value, so these limits exist, so these limits will exist for all integers m and n। तो m और n की जगह कुछ भी रख लो, इसने तो लिमिट ने तो एग्जिस्ट करना ही करना है। समझ गए मेरी बात को। और अब जल्दी से आ जाते हैं इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन पर।
जिसमें ये हमें कहता है कि कैलकुलेट मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं जल्दी से टेबल बना लेती हूँ। तो भाई ये टेबल बना लिया मैंने, बिल्कुल सिंपल है कि इनका मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड करना है। तो मीन के लिए सबसे पहले तो इनके मिड पॉइंट ले लो, है ना, 10th क्लास में भी आ जाता है। मिड पॉइंट ले लो एक्स आई, तो 0 से 10 को जोड़ो, 10 का आधा 5, फिर 15, फिर 25, फिर 35 और 45। और सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो हम इसके लिए ना कुछ भी कोई स्टेप डेविएशन या कोई एज्यूम्ड मीन मेथड यूज नहीं करने जा रहे, डायरेक्ट करा रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। एफ आई एक्स आई कर लो, 5 पंजे 25, 15 अठे 120, 25 को 15 से करो, 15 पंजे 75, 7 15 दूनी 30 और 7 37, 16 पंजे 80, 8 16 तिये 48 और 8 56। भाई मेरी हिंदी में कैलकुलेशन बहुत फास्ट है। 6 चौक 24, 240 और 30, ये आ जाएगा 270। इसका भी सम कर दो और इसका भी। सिग्मा एफ आई ये हो गया 16 और 6 22 और 10 32 5 37, 37 और 8 45 और 5 ये आ गया 50। इसको भी जोड़ दो, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो बच्चे ये हो गया 5 और 5 10, 7 और 1 8 से 14, 7 21, 2 23 और 2 25, 2 और 2 4, 5 4 9 3 12 और 1 1350 आ गया। अब निकाल दीजिए यहाँ पर मीन यानी एक्स बार, जो कि सिंपल है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। ये हो गया 1350 बटे 50, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। तो ये पहला आंसर आ गया एक्स बार का, जो कि 27 है। अब क्या निकालना है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो वेरिएंस के लिए पहले हम क्या करते हैं कि हर डेटा में से एक्स बार को माइनस करके उसका स्क्वायर करते हैं। सिंपल डायरेक्ट कर रही हूँ मैं। ये एक्स आई का कॉलम है ना, अलग से एरो लगा दूं तो ये एक्स आई का कॉलम है। हर एक में से एक्स बार को आपने माइनस करना है, और ये एक्स बार है 27। ठीक है, तो ये 5 आ जाएगा, 5 में 27 गए 22, 22 का वर्ग आ जाएगा 484। 15 में से 27 गए 12, 12 का वर्ग आ जाएगा 144। 25 में से 27 गए, माइनस को हटा रही हूँ मैं क्योंकि क्लियर करने में माइनस की जरूरत नहीं होती। 35 में से 27 गए 8 हुआ 64, और 45 में से 27 गए 8 18, 18 का होता है 324। इसका सिग्मा ले लो, सिग्मा का यहाँ पर वो नहीं, इसकी सिग्मा की जरूरत नहीं है बल्कि, ठीक है। अभी तो हमें करना क्या है, अभी तो हमें करना क्या है कि इसको मल्टीप्लाई करना है उससे, किससे, एफ आई से। इसको मल्टीप्लाई करो, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो अब ये कर लेना, 484 को 5 से करोगे, 5 चौके 20, 2 5 8 40, तो 42, 4 5 चौके 20 और 4 24। मैं आपके आगे करके दिखा रही हूँ, ठीक है। अब ये 15 को 144 से करो तो पहाड़ा आना चाहिए, 15 चौको 60, 6 15 चौको 60 से 66, 6 15 एकम 15 और 6 15 से नहीं करना था, अरे 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 फ्रीक्वेंसी से करना था, ये फ्रीक्वेंसी से करना था यहाँ पर, ठीक है। ये वाला मैंने भी गलत कर दिया। 8 से करेंगे, 8 चौक 32, 3 8 चौक 32 और 3 35, 8 एकम 8 और 3 11, और ये आ गया 15 चौके 60, 16 चौके 64, 6 16 छिक्के 96 और 6 102। ज्यादा मुश्किल नहीं होती ये गुणा, थोड़ा देखो टेबल वेबल तो आनी चाहिए। 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, 1 6 18 और 1 19। अब इसका आप कर लीजिए भाई सिग्मा, इसको अलग कर दो। इसका जो सिग्मा है, मैं लिख नहीं रही, मैं डायरेक्ट मतलब वैल्यू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर नहीं लिख रही मैं। 4 4 8 2 10, 1 4 1 5 7 से 13 5 18 2 20, 2 9 और 2 11 और 1 12, 12 और 4 16, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6, ये आ गया 6600। अब आ जाओ वेरिएंस पर, ये पहली चीज थी। अब दूसरी चीज, पहले वेरिएंस निकालना भाई। वेरिएंस का मतलब है सिग्मा स्क्वेयर, और सिग्मा स्क्वेयर का फॉर्मूला डायरेक्ट उससे मेथड से ले रहे हैं हम, शॉर्टकट मेथड से हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन। इसकी जगह तुम ये भी कर सकते थे, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। एन भी वही है,
ये भी वही है। तो ये हो जाएगा। मेथड देखना, फॉर्मूला आपने कैसे याद किया हुआ है, 600/50। तो ये आ जाएगा 5 एकम 5, 5 तिये 15 और 5 दूनी 10। तो ये बच्चे आपका आ गया वेरिएंस। और लास्ट में अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, जिसे हम सिग्मा बोलते हैं, तो वो आ जाएगा 132 का अंडर रूट। इसे अब आप निकाल लेना, लॉन्ग डिवीजन मेथड 8वीं क्लास में आ जाता है 11.49, या आप इसे 11.5 भी कह सकते हो। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये था आपका सेक्शन डी कंप्लीट सॉल्यूशन, और बहुत जल्द सेक्शन ई का सॉल्यूशन मैं ला रही हूँ। अगर आप इस सैम्पल पेपर को पूरा सॉल्व कर लेते हो तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी मैं जल्दी ही आपको अपलोड कर देती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर आप में से बहुत से बच्चे सब्सक्राइब भी नहीं करते और शेयर भी नहीं करते, तो ऐसा ज़रूर करें कि सब्सक्राइब कर लें। ठीक है? थैंक यू।